करवा चौथ एक व्रत है जो कि हर भारतीय नारी रखती है। कभी ऐसा हुआ कि करवा चौथ का व्रत हो और आप नहीं आ पाए और आपकी तस्वीर देख के मैम ने पूजा की हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे युवा पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। कहते हैं कि पुलिसिंग उनके अंदर है या पुलिसिंग को वो जीते हैं, क्योंकि पहले वन रक्षक होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद वो एसआई के लिए सिलेक्ट होते हैं और एसआई के लिए सिलेक्ट होने के बाद उनके अंदर एक अलग जज्बा और जुनून जागता है। फिर वो तैयारी करते हैं एमपीपीएससी की और पहले प्रयास में ही वो सफलता हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के सीएसपी नागेंद्र सिकरवार जी की, जो कि आज के हमारे इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं ग्वालियर सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, ये जो कार्यक्रम है इसमें हम थोड़ा टाइम मशीन के अकॉर्डिंग पीछे ले जाते हैं लोगों की पिछली ज़िंदगी की बात करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ। आप मुरैना से बिलोंग करते हैं सर? जी, मैं प्रॉपर मुरैना से बिलोंग करता हूँ। पास में ही हमारा गांव है, बागचीनी थाना लगता है हमारा। तो मुरैना के मैं उस किशोर नागेंद्र की बात करता हूँ जब आपकी उम्र होगी 14 से 15 साल के आसपास। तब आपके दिलो दिमाग में क्या सपना पलता था करियर को लेकर? क्या ऊंचाइयां पाना चाहते थे? तभी आपने सोच लिया था कि पुलिस में आपको जाना है या अन्य कोई करियर आप सोचते थे? 14-15 साल उस समय मैं नवोदय विद्यालय का छात्र था और मेरी शिक्षा नवोदय विद्यालय श्योपुर में हो रही थी। और उस समय विशेष रूप से किसी सेवा के बारे में नहीं सोचा था कि पुलिस सेवा ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं के बारे में और पीएससी के थ्रू या फिर किसी भी पद पर रहकर अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उस समय हमारा 2014-15 में 10th में नवोदय विद्यालय श्योपुर में मेरा कार्यकाल चला। जैसे अभी आप यहाँ पर ग्वालियर की बात करें तो क्राइम देख रहे हैं, क्राइम विभाग के आप प्रभारी हैं। तो बचपन में क्या आपने भी जो एक गेम होता है, मैंने भी स्कूल में खेला है, चोर पुलिस का। यहाँ अक्सर मैं देखता हूँ ग्वालियर में चोरियाँ होती हैं तो बहुत जल्दी आप चोरों को पकड़ लेते हैं। बड़ी से बड़ी चोरी का आपने खुलासा किया। तो बचपन में क्या आपने भी कभी चोर और पुलिस का खेल खेला और क्या रोल लिया था, चोर का या पुलिस का? बचपन में ऐसा कोई विशेष चोर पुलिस वाला जीवन में इम्तिहान नहीं रहा, परंतु अभी जो सफलताएँ दिख रही हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की ना होकर पूरा टीम काम करती है और लोअर स्टाफ से लेकर और वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी लोगों का योगदान रहता है, तब परिणाम सामने आते हैं। बात करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ की। कॉलेज में आपने जैसा बताया था मुझे कि आपने इंजीनियरिंग की है, यहाँ ग्वालियर से ही किसी कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आप ये शासकीय सेवा में, इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कैंपस सिलेक्शन भी मिल सकता था। तो क्या आपने इंजीनियरिंग उतनी अच्छे से नहीं करी या शुरू से ही सोच रहे थे कि इंजीनियरिंग तो बस एक ग्रेजुएशन है, करना तो यही शासकीय सेवा है? मैंने सभी एग्ज़ाम बहुत गंभीरता से लिए और पढ़ाई में मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा था। और जब मैं इंजीनियरिंग के 4th ईयर में था, फाइनल ईयर में था, उस समय मेरा धीरे धीरे रुझान इन सेवाओं के प्रति हुआ। थोड़ी जानकारी बढ़ी और लोगों के साथ इंटरेक्शन जैसे बढ़ता गया तो मेरा रुझान इन सेवाओं के प्रति बढ़ता गया। उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मैंने सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था और सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के दौरान ही फिर मेरा इसके प्रति रुझान बढ़ा। आपने सब इंस्पेक्टर की बात की, शायद उससे पहले आप वन रक्षक में भी आपका कोई सिलेक्शन हुआ था वन रक्षक के लिए, फिर आपको वो शायद पसंद नहीं आया तो आपने फिर से वो छोड़कर फिर कुछ और आगे कुछ पढ़ाई की? 2007 में मेरा 12th हुआ था और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी धीरे धीरे। और 2008 में मैंने वन रक्षक का एग्ज़ाम क्लियर किया था और उन सेवाओं को मैंने छोड़कर मैंने इंजीनियरिंग की थी 2008 से 2012 तक।
MPSI आपने एग्ज़ाम क्रैक किया था। मैं देखता हूँ अभी भी कई सारे शहर के अंदर ग्राउंड हैं, चाहे मुरार में हो या लश्कर में का SF ग्राउंड हो। युवा सुबह 4 बजे से ही पहुँच जाते हैं वहाँ पर रनिंग के लिए, दौड़ते हैं। फिर वहाँ उसमें कई सारे फेज़ होते हैं SI को निकालने के लिए, लंबी कूद, ऊँची कूद, गोला फेंक, बहुत सारे। तो जब आपने भी स्वाभाविक है ये सब किया ही होगा प्रैक्टिस, तो जब आप ग्राउंड पर जाते थे, एक बच्चा ग्राउंड पर जाता है और ये सारी चीज़ों की मेहनत करता है, आपने भी की है वो मेहनत, और कभी कभी आपको ऐसा लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गोला भी फेंक रहा हूँ, लंबी कूद और रनिंग भी कर रहे हैं, तो नहीं होगा, तो उसका क्या परिणाम होगा? कोई निगेटिविटी कभी आई मन में? उस समय केवल परिणाम की सफलता को लेकर उत्साह रहता था, तो नेगेटिविटी कभी नहीं आई। और एक ग्रुप बन जाता है वहाँ पे, जब आप ग्राउंड जाते हैं, किसी भी संस्था को ज्वाइन करते हैं या फिर किसी ग्राउंड को ज्वाइन करते हैं, तो आपका साथ काम करने वालों का ग्रुप बन जाता है। तो अच्छा ग्रुप था, 5-6 लोग उस ग्रुप में से सिलेक्ट हुए और उस समय सिर्फ मेहनत पे ध्यान रहता था, ऐसा नेगेटिविटी कभी नहीं आई। अभी जो तैयारी कर रहे हैं युवा, SI की बात करूंगा अभी केवल मैं, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं MPSI की, उनको आप क्या मैसेज देंगे ताकि वो जो तैयारी है उसमें उनको थोड़ा सा संबल मिले और वो अच्छे से तैयारी करें, और जो सपना देख रहे हैं बाहर पुलिस को ज्वाइन करने का, उनका वो पूरा हो पाए? कुछ ऐसे टिप्स, अगर आप जब आपने MPSI की तैयारी की तब आपने कुछ ऐसा फॉलो किया हो, क्योंकि आपने पहले अटैम्प्ट में ही MPSI क्लियर कर लिया था, तो कुछ ऐसे टिप्स जो आपने उस समय फॉलो किए हों, कुछ ऐसी किताबें पढ़ी हो या कुछ अच्छी फ़िलासफ़ी आपके माइंड में हो, ऐसा कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं जो तैयारी कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको विशेष रूप से उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जो भी सिलेबस है, आप सिलेबस को देखें और उसके बाद उसके फंडामेंटल क्लियर करें। सबसे पहले आप उनकी बेसिक की जो किताबें हैं, NCERT हैं, और उनको क्लियर करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव पे जाएं। विद्यार्थी जीवन में कई बार आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो आप मेहनत बहुत करते हैं और परिणाम कम मिल पाते हैं। तो आपके अगर फंडामेंटल क्लियर होंगे, आप बेसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। आप MPSI आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप SI बनकर आते हैं ग्वालियर के अंदर। मुझे याद है गोले का मंदिर थाना आपको मिला था। हमने एक फ़िल्म देखी थी, मतलब अक्सर फिल्मों में जो होता है कि जब कोई इंस्पेक्टर कुछ अच्छा काम करता है तो उसके जो बड़े अधिकारी होते हैं उसको कहीं ना कहीं उसके काम में रोड़ा अटकाते हैं, या तो उनकी सेटिंग होती है उस गुंडों से या कुछ भी, है ना। तो वो जो अच्छा काम करना चाहता है वो इंस्पेक्टर वो कर नहीं पाता है। तो SI बनने के बाद एक अच्छी नौकरी आपके पास थी, फिर आपको ऐसा क्या जुनून आया कि नहीं अब SI ठीक है मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे और बड़ा अधिकारी बनना है? और MPPSC का ख्याल ये कैसे मन में आया कि मुझे और बड़ा अधिकारी बनना चाहिए? जब सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी, तो प्रशिक्षण पीरियड में ही हमारा रुझान ये MPPSC के लिए हुआ, और PSC की तैयारी मैंने प्रशिक्षण काल से ही शुरू कर दी थी। तो उसके बाद फिर हमें लगातार मोटिवेशन मिलता गया, किसी न किसी का मार्गदर्शन, किसी सिलेक्टेड अधिकारी का या किसी हमारे साथ जो पढ़ रहे थे उन लोगों का, और उनके साथ जो सब इंस्पेक्टर का सेवा काल था उसी समय मेरी तैयारी का भी फेज़ था। तो ऐसा कोई विशेष रोड़ा नहीं बना, जो भी लोग मिले सभी ने सहयोग किया, और जिन लोगों ने भी उस समय की मेहनत देखी तो लोगों का लगाव भी रहा। परिणाम कुछ भी रहा हो, सफलता असफलता, लेकिन आपके परिश्रम को देखकर लोग आपको समझने लगते हैं, आपकी एक इमेज बनती है आपके परिश्रम को देख के, तो वो हमेशा पॉजिटिव रही। एक अच्छा करियर बनने के बाद खासकर जब सरकारी नौकरी मिल गई हो तो फिर विवाह होना तो स्वाभाविक है, आपका भी हुआ। तो सर आपकी अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज आपकी हुई थी? अरेंज मैरिज थी मेरी। अरेंज मैरिज थी। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि शादी के बाद या दौरान आप और आपकी जो धर्मपत्नी हैं दोनों ही PSC की तैयारी कर रहे थे, और शायद दोनों का रिजल्ट ही साथ में आया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो शादी होने के बाद एक जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, जिम्मेदारी प्लस आपके पास नौकरी भी है सरकारी एक। तो इस दौरान आपने पढ़ाई के लिए समय कैसे निकाला? मतलब दोनों ने खुद को कैसे मैनेज किया, दोनों ने खुद को कैसे मोटिवेट किया कि नहीं हमें तो ये निकालना ही है? क्योंकि शादी के बाद तो मतलब आदमी घूमने चला जाता है, बहुत सारी घूमना फिरी होती है। कैसे परीक्षा के लिए समय निकाला और पहले ही प्रयास में PSC में सफलता कैसे मिली, आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं। शादी के समय की ही बात है, जब मैं तैयारी कर रहा था, हम दोनों लोग तैयारी कर रहे थे, तो एक दूसरे को मोटिवेट करते थे
और चूँकि फ़ोन उस समय काफ़ी फ्रिक्वेंट हो गए थे, तो स्टूडेंट फ़ोन रखते थे, हम लोगों के पास भी फ़ोन थे, आपस में बात करते थे, सिलेबस पे डिस्कशन करते थे और साथ में जहाँ भी हमें मार्गदर्शन मिलने की संभावना थी वहाँ जाते थे। जिन लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया उनको दोनों आज भी हमारे पारिवारिक संबंध हैं। तो साथ में इतना हम एक साथ सहपाठी की तरह काम करते थे। हमारा जो रिलेशनशिप थे वो अलग, और जिस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखते हैं लोग, तो तैयारी के दौरान भी हमारी जो शिक्षण की गतिविधियां थी और जो पढ़ाई की गतिविधियां थी और पर्सनल लाइफ थी वो बहुत अलग थी। शादी के बाद अब जैसे आपका भी सिलेक्शन होगा, कभी कोई ऐसा दिन हुआ कि करवा चौथ एक व्रत है जो कि हर भारतीय नारी रखती है, कभी ऐसा हुआ क्योंकि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप सीएसपी हैं यहाँ के ग्वालियर के, क्राइम भी देखते हैं, कभी ऐसा हुआ कि करवा चौथ का व्रत हो और आप नहीं आ पाए और आपकी तस्वीर देख के मैम ने पूजा की हो? लगभग हर त्यौहार ही ऐसा रहता है। अच्छा। करवा चौथ और प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जहां आपको चुनाव करना होता है आपके कर्तव्य के बीच में और आपको जो आपका परिवार है या जो आपकी खुशियां हैं उसके बीच में। तो आपको हमेशा हमें सिखाया गया कर्तव्य को चुनाव किया है, तो उसको लेके आप थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके परिवार समझदार है तो आपको उसमें मदद भी मिलती है और एक मोटिवेशन भी मिलता है अपने काम के लिए। तो मुझे हमेशा सहयोग मिला, तो मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ क्योंकि अब एक तरह से मुझे फ्री हैंड मिला काम करने के लिए, और जिसका परिणाम है कि मैं अधिकतम समय अपना कार्यक्षेत्र में दे पाता हूँ। एक फिल्म आई थी, पुरानी है, शायद आपने भी देखी हो, मैं खिलाड़ी तू अनड़ई, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान थे। अक्षय कुमार उसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं। उसमें एक डायलॉग है कि हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो रात का भरोसा नहीं है हम घर पर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। मतलब उसमें उन्होंने बताया कि उनकी जान का खतरा हमेशा से रहता है। आप पर भी आपने बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व किए हैं जब कहीं ना कहीं आपकी भी जान को खतरा बना हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो कभी परिवार ने या आपकी वाइफ जो है उन्होंने कहा कि ये पुलिस मतलब मत करो और भी आपके पास ऑप्शन है वो कर लो है ना, कभी ऐसा खतरा आपको लगा हो? नहीं, खतरा तो कभी नहीं लगा। अपने जो मेरा 8 साल का लगभग सेवा काल रहा है, खतरा कभी नहीं लगा। जब भी मैं सोचता हूँ तो कभी ऐसा खतरा हो तो हम सोचते हैं कि वर्दी में हो, तो कुछ भी हो तो हमारे साथ हम वर्दी में हो। बहुत ही अच्छी बात सिकरवार जी ने हमें बताई कि जब भी कोई खतरा हो तो अगर उस जवान के बॉडी पर वर्दी है तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। उससे अपने आप ही एक जज्बा मिलता है संघर्षों से लड़ने का, जूझने का, और एक शक्ति स्वयं से प्रकट होती है अगर वर्दी एक शरीर पर होती है। मैं बात करूंगा आपकी तैयारी की एक बार फिर से, कि क्योंकि काफ़ी ये जो कार्यक्रम है जो एमपीपीएससी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ये लोग देखते हैं। जब एमपीपीएससी की तैयारी की तो आपने कितना कोचिंग का मार्गदर्शन लिया, सेल्फ स्टडी की, कैसे आपने इंटरव्यू की तैयारी करी, थोड़ा सा आप गाइड कीजिए हमारे दर्शकों को। मैंने चतुर्थ श्रेणी पद की तैयारी की, द्वितीय श्रेणी पद की तैयारी की और तृतीय श्रेणी पद की तैयारी की। मैं वन रक्षक भी ज्वाइन किया, मैंने सब इंस्पेक्टर भी ज्वाइन किया और मैं आज डीएसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तीनों ही तैयारियों में विशेष रूप से आपका बेसिक क्लियर होने चाहिए, आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, कहाँ आपकी एग्ज़ामिनर आपको पूछना चाहता है प्रश्न, और उसके बाद आप उस फील्ड में जाएं। जैसे किसी को एक लंबी कॉम्पिटिटिव रनिंग की तैयारी करनी है तो आपको पहले आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, आपका मसल्स पावर अच्छी हो, तो वो बिल्डअप करना चाहिए आपको। सबसे पहले आप बेसिक किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद जो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए रेफरेंस बुक हैं वो पढ़ें। उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं और अपने आप को फिर आप तैयारी को कैलकुलेट कर सकते हैं एग्ज़ाम देके, प्रैक्टिस करके। तो विद्यार्थियों से मेरा यही है कि आप जितना डीप जा सकते हैं आप उतना डीप जाइए, गहराई से पढ़िएगा, और गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, विषय के प्रति लगाव भी रहेगा। और सफलता असफलता अलग बात है, कोई भी एक विषय आपके जीवन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए और जीवन में आनंद के लिए पर्याप्त है। अगर आप किसी भी भाषा को अच्छा कर लेते हैं, किसी भी साइंस के सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं, तो वो आपके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। तो आप उसकी बेसिक्स को जाइए, बहुत ज़्यादा डीप में जाएं और जो एग्ज़ाम आपसे रिक्वायर कर रहा है उस फील्ड पे काम करें।
मैंने एक जगह खबर पढ़ी थी कभी कि जिस थाने में आप ऐसा ही थे गोले के मंदिर पर, फिर उसी थाने में आप डीएसपी बनकर जाते हैं तो लोग आपको माला, जो आपके साथ उस समय बैच में थे, वो आपको मालाएं पहनाते हैं और स्वागत करते हैं आपका। तो अब आप उनके ऊपर हैं जो आपके साथ एक समय हुआ करते थे। तो कभी ना कभी उन जैसे आप अधिकारी हैं, एक न कभी हम लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन निगेटिविटी फिर भी कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर पुलिस को लोग अच्छा नहीं समझते हैं। कई जगह पर अच्छा करते हैं, अगर एक चीज़ कभी ख़राब हो गई, कोई बड़ी घटना हो गई, तो पुलिस के लिए वही सोशल मीडिया पर बहुत नेगेटिव दौर आता है। तो आप जो आपके अधीनस्थ लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर में, उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? क्योंकि नेगेटिविटी ऐसी है बहुत जल्दी आती है पॉजिटिविटी की बजाय, कैसे आप उनको पॉजिटिव करते हैं? पहले तो ये बात कि मैं अभी भी किसी को ये नहीं समझता कि कोई मेरे अधीनस्थ काम कर रहा है। सभी मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरा काम अलग है और उनका काम अलग है, बस हम अलग अलग काम कर रहे हैं। अधीनस्थ और पद सोपान में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। एक अनुशासन बना रहना चाहिए बस। फोर्स में आप बिना अनुशासन के लीड नहीं कर पाएंगे। और जब भी कोई नेगेटिविटी आती है तो आपका चरित्र ही आपको मार्गदर्शन दे पाएगा। लोग हर तरीके से आपको देखते हैं। जो सामाजिक जीवन है व्यक्ति का, बड़े पद पर आप किसी भी पद पर हो, आपको कोई भी जिम्मेदारी दी गई हो तो बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, कांच की तरह बहुत आर पार होता है। आपके करियर पे, आपके चरित्र पे एक भी दाग है तो वो दोनों तरफ से दिखता है, आप छुपा नहीं पाएंगे। और अगर आप थोड़ा अच्छा करते हैं तो जो सोशल मीडिया है या जो समाज है वो आपको और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर देगा। तो हमने हमेशा पॉजिटिव लिया है। कभी चीज़ें बिगड़ती हैं तो हमने अपने बड़ों से सीखा है। कभी कभी हमारे अधीनस्थ भी इतने अच्छे रहे हैं जिन्होंने हमें मोटिवेट किया अच्छे काम के लिए। लगभग 8 से 10 साल आपको पुलिसिंग में हो चुके हैं, तो आपने ये अपराध का ग्राफ कैसे देखा? उसके अंदर बढ़ रहा है या घट हो रहा है या एक कांस्टेंट लेवल पर आके वो ठहर गया है? कैसे देखते हैं आप अपराध को कि शहर में कितना अपराध बढ़ा है या घटा है या कांस्टेंट लेवल पर है? समाज में अपराध रोजगार और शिक्षा से ही संबंधित है। अगर आप लगातार समाज एक शिक्षित समाज होगा, जागरूक समाज होगा, तो अपराध का ग्राफ लगातार बदलता जाएगा। पहले की कंडीशन में अभी अपराध की स्थिति अपने शहर में ठीक है और लगातार सुधरती जा रही है। शहर भी बढ़ रहा है और अपन आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े आपको बढ़ते हुए शहर के साथ दिखेंगे। अपराध में ऐसा कोई विशेष कोई गैंग या फिर इस तरह का कोई विशेष माफिया ग्रुप एक्टिवेट नहीं है अभी वर्तमान में। ऐसा आपराधिक जो संवेदनशीलता है वो लगातार कम होती जा रही है। सर, खाली समय कभी आपको, मुझे लगता है, कम ही मिलता होगा। क्या शौक़ हैं आपके, क्या हॉबीज़ हैं? फैमिली को कभी आउटिंग पर ले जा पाते हैं कि नहीं ले जा पाते हैं? क्या कौन सा गेम खेलते हैं? कैसे खुद को फिट रखते हैं आप? जब से पुलिस सेवा ज्वाइन की है समय नहीं मिलता है आउटिंग पे, बहुत कम। मैं पिछले 3 साल से शहर में हूँ लगभग, तो 3 साल से मैं एक भी दिन का अवकाश नहीं लिया मैंने। 1-2 दिन का कभी कभी जाना होता है किसी काम से तो पूछ के जाते हैं। जब भी कभी समय मिलता है दिन में तो अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। मैं गार्डनिंग का शौक़ रखता हूँ, मेरे पास पेट है तो मैं डॉग का भी शौक़ रखता हूँ। चीज़ें धीरे धीरे आपको मोटिवेट करती हैं, मुझे भी नई ऊर्जा भरती हैं यही चीज़ें, बच्चों के साथ खेलना। सर, जाते जाते आपसे काफ़ी सारी बातचीत हुई हैं। एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि खासकर आप जैसे मुरैना से बिलोंग करते हैं, मुरैना के काफ़ी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। मुरैना वासियों को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि जैसा कि एक ट्रेंड है अभी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा है, चंबल पर बहुत ही ज़्यादा हावी है। पॉलिटिक्स में लोगों को करियर की ज़्यादा, मुझे लगता है, संभावनाएँ दिखती हैं। तो आप कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे, क्या उन्हें संदेश देंगे मुरैना को और ग्वालियर पूरे चंबल संभाग को कि कैसे एक अच्छी करियर वो बना सकते हैं और अच्छा अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? हमारे आसपास के इलाके में किलिंग स्पिरिट बहुत है। जो एक विद्यार्थी में, एक स्पोर्ट्स पर्सन में, और जो भी विजेता होगा उसके लिए आपको किलिंग स्पिरिट चाहिए। तो इस अंचल की विशेषता है, आप किसी भी चीज़ को बहुत एक तरह के प्रयोग के रूप में और आप चुनौती के रूप में लेते हैं। हमेशा से वीर भूमि रही है। आप वो किलिंग स्पिरिट का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो फ़ौज में है वो अपने जो सर्वोच्च समर्पण तक अपने स्पिरिट को नहीं मरने देते। विद्यार्थी भी बहुत मेहनत करते हैं, जो लोग पसीना बहा रहे हैं ग्राउंड में वो भी बहुत मेहनत करते हैं।
आपको बस अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। आप सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लेकर जाएं तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। इस अंचल के ऐसा स्पिरिट कहीं भी नहीं है, विद्यार्थियों में भी और स्पोर्ट्स पर्सन में भी। तो आप उस स्पिरिट को जीवित रखें और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप लगातार करते रहिए, सफलता आपके पीछे आएगी। आपको तत्कालिक सफलता नहीं मिली, हो सकता है कोई कारण रहा हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में ज़रूर सफल रहेंगे। तो दोस्तों, आज के संघर्ष से शिखर तक के एपिसोड में हमारे साथ थे ग्वालियर के सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का पूरी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे MPSI की तैयारी की और उसके बाद विवाह के पश्चात कैसे उन्होंने MPPSC की तैयारी की और उन्होंने और साथ साथ उनकी धर्मपत्नी जो है उन्होंने भी एक साथ एग्ज़ाम को क्रैक किया, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है जो कि उन्होंने हमारे साथ साझा की। और साथ साथ उन्होंने टिप्स भी दिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं MPSI या MPPSC की, उन सभी स्टूडेंट्स को। मुझे उम्मीद है कि आज का ये इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। साथ साथ उन लोगों को भी जो थोड़े से संघर्ष में आने के बाद ज़िंदगी से हार मान लेते हैं या कहीं ना कहीं कठिनाइयों से डर जाते हैं, लेकिन हमारे साथ CSP नागेंद्र सिंह सिकरवार जी तो हमारे साथ थे। उन्होंने जो हमारे जानकारी दी निश्चित ही आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी के साथ मैं गौरव राजौरी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।